Good morning, Radian, class 11. Students, today we are going to discuss some other accounting concepts. Actually, in the last video, we have studied about the accounting principle, that was rules and regulation about the accounting procedure, and some accounting concepts are already studied there. Today, some other accounting concept. तो हम इसके बारे में जानेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको फॉलो करके बिजनेसमैन अपने हर अकाउंटिंग प्रोसीजर को जो है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको प्रिपेयर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट पे ध्यान देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसी से आप जो है आगे की चीज़ों को जो है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को जो है कंसिडर कर पाएंगे. उसको किधर रिकॉर्ड करना है किधर रिकॉर्ड नहीं करना है, ये असेट्स होगा या लाइबिलिटीज़ होगी, ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहला है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट है? बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट. इस कंसेप्ट का दूसरा भी नाम है सेपरेट इंटिटी. सेपरेट इंटिटी कंसेप्ट. सेपरेट इंटिटी कंसेप्ट. बुक में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, उस हिसाब से जो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं. एक्चुअली स्टूडेंट, सपोज दैट ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये क्या है, ये बिजनेस है और बिजनेस के सामने कई पार्टीज होती हैं. सबसे पहले कौन होता है सर? सबसे पहले ओनर होता है. ओनर मतलब मालिक. मैनेजर होता है या मैनेजमेंट होता है. क्रेडिटर होता है. इन्वेस्टर होता है. मीन्स फॉर एनी बिजनेस देयर आर वेरियस पार्टी कैन बी अवेलेबल. ठीक है, बट ये जो कंसेप्ट है, ये बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, इन सभी के बीच में एक लक्ष्मण रेखा, आपने सुना होगा, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देता है. मतलब आप अलग हैं, हम अलग हैं. कैसे बोलेंगे इस कंसेप्ट को? अकॉर्डिंग टू बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. ठीक है, फ्रॉम इट्स अदर पार्टी. तो बिजनेस जो पूरी तरीके से सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर या फ्रॉम द अदर पार्टी. तो मतलब ना तो ओनर, ना तो मैनेजर, ना तो क्रेडिटर, ना इन्वेस्टर, किसी का यह बिजनेस होता नहीं है. मतलब देखिए, थोड़ा सा और लगेगा आपको सुनने में, लेकिन मैं एक सिंपल सेंटेंस में बोल दूं कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, नेम ऑफ बिजनेस, सपोज दैट बिजनेस का नाम है एक्स लिमिटेड. क्या नाम है बिजनेस का? एक्स लिमिटेड. और इसके ओनर हैं मिस्टर मोहन. कौन है? मिस्टर मोहन. ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने कहा कि ये ओनर हैं और इस ओनर का नाम क्या है? इस ओनर का नाम हमने रख दिया मिस्टर मोहन. तो आपको ये चीज समझना होगा कि मिस्टर मोहन एक अलग आदमी है, एक्स लिमिटेड कंपनी एक अलग आदमी है. ये आपका नेचुरल पर्सन है और ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है, इसका और इसका बस इतना ही रिश्ता है. ये कह रहा है कि आप मेरे मालिक हो और आपने मुझे कैपिटल दिया, बस इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है. तो मेरी बात दिमाग से ध्यान सुनिए कि बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट क्या करता है, बिजनेस के नाम को और बिजनेस के मालिक के नाम को दोनों को अलग अलग कर देता है. अच्छा बेटा, अगर अलग अलग नहीं करता तो इसी बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है, उसी बैलेंस शीट में कैपिटल होता है लाइबिलिटी साइड में. किस साइड होता है? लाइबिलिटी साइड में. यही तो कहता है एक्स लिमिटेड, कहता है कि ये मेरा कैपिटल जो कि मेरी लाइबिलिटी है, जो फ्यूचर में मुझे मेरे मालिक को देना होगा. अगर ये मैं कह दूं कि बिजनेस में और मालिक में कोई फर्क नहीं है, तो मालिक के द्वारा दिया गया पैसा लाइबिलिटी कैसे हो गया? जबकि लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? लाइबिलिटी रिफर्स टू दोज अमाउंट दैट हैव टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द अदर पार्टी. तो बिजनेस की वो सारी चीजें लाइबिलिटी कंसिडर की जाती हैं जिसको बाद में पे करना हो. तो बिजनेस कह रहा है कि मैंने अपने मालिक से पैसा लिया है, बाद में मुझे पे करना होगा. अगर बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट नहीं अप्लीकेबल होता तो आप कैपिटल को कभी भी लाइबिलिटी में नहीं दिखा पाते, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग क्या आती? भाई कैपिटल मतलब मेरा दिया हुआ पैसा, मेरा दिया हुआ पैसा मतलब मेरा पैसा, मतलब मेरा पैसा मतलब मेरा असेट्स. तो जो मालिक ने दिया है, जिस फॉर्म में दिया, क्या दिया? कैश दिया, कैश असेट्स है. दिया उसने कैश, तो कैश असेट्स है. लेकिन लिया हमने किससे? मालिक से. मालिक कौन है? मालिक एक हमारा थर्ड पार्टी है. ठीक है, तो मालिक जो है, जो ओनर है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक नेचुरल पर्सन हो जाएगा, कृत्रिम या अलग आदमी हो जाएगा. ठीक है, तो बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट इंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस हैव अ सेपरेट लीगल इंटिटी. बिजनेस के पास खुद की एक अलग इंटिटी होती है, वो खुद से जो है चीज़ों को मैनेज कर सकता है, उसकी सील मोहर होती है. ठीक है, तो बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट
नेम ऑफ बिजनेस एंड ओनर ऑफ दैट बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन, बोथ आर सेपरेट पर्सन. वन इज अ नेचुरल पर्सन एंड नेक्स्ट बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. दैट इज मेड बाय गॉड, दैट इज मेड बाय पर्सन. ठीक है, लेकिन दोनों अलग है. अब अच्छा, आपको पढ़ना किसके बारे में अकाउंटेंसी में? आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है. बिजनेस के मालिक के बारे में नहीं पढ़ना है कि उसकी शादी कहाँ हुई है, या उसका बच्चा कौन है, या उसके घर में कौन कौन है, उसके पापा का क्या नाम है. आपको इससे कोई मतलब नहीं. यू हैव टू टेकन एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. ठीक है, व्हाट द स्टेटस ऑफ द बिजनेस, व्हाट्स द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, व्हाट्स द असेट्स ऑफ द बिजनेस, व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, व्हाट ग्रोथ ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. ठीक है, तो फीलिंग नहीं होना चाहिए अकाउंटेंसी में, पहले ही बताएं आपको. तो शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नेम ऑफ बिजनेस एंड ओनर ऑफ बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन, बोथ आर सेपरेट पर्सन. आगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो पहले ही दिन बता दिया था कि इन द बिजनेस कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग में. तो कैसे बोलेंगे? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट only those transactions are recorded in the books of account that can be measured in terms of money. If the transaction cannot be measured in terms of money, it will not be recorded in the books of account. Suppose that आप कुछ भी परचेज करते हैं जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, आप कुछ भी किसी को देते हैं, कुछ भी किसी से लेते हैं जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. व्हाट अबाउट मॉनेटरी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू का मतलब अगर वो मनी में व्यक्त ना किया जा सके या मनी में नहीं बताया जा सके. 100 रुपए का है, रिकॉर्ड होगा. खूब देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या है, या अगर पता भी चल रहा क्या है तो इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. मॉनेटरी वैल्यू का मतलब इसकी रुपए में कितनी कीमत है. इंडिया में रुपए में कितनी कीमत है, अमेरिका में डॉलर में कितनी कीमत है, कुवैत में दिनार में कितनी कीमत है. तो जो जहां की मुद्रा हो, जो जहां की मॉनेटरी वैल्यू हो. ठीक है, तो इफ द ट्रांजेक्शंस वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी देन इट विल बी रिकॉर्डेड. इफ दैट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर उसका कोई मुद्रा में वैल्यू नहीं होगा, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगा, तो वो अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं होगा. मेरी बात समझ में आ गई होगी. फीलिंग्स इज टोटली इग्नोर्ड इन द अकाउंटेंसी. यू आर अ वेरी गुड मैनेजर, यू आर डूइंग ओवर टाइम इन आवर बिजनेस, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो. हमसे क्या मतलब, बोलो सैलरी कितना लोगे वो बताओ. तो वो रिकॉर्ड होगा सैलरी, आप बहुत अच्छे हो, ये अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं होता, उसकी कोई जगह ही नहीं है. पैसा पैसा पैसा. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस, पहले ही दिन बताया था कौन सा कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर. व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर. चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. कहां तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट कर देता हूं. ठीक है, देयर इज नो इंटेंशन टू रिड्यूस इट्स साइज और क्लोज आवर बिजनेस. ना तो हम अपने बिजनेस को बंद करने के बारे में सोचते हैं, ना सोचते हैं कि आज मेरी एक फर्म है, कल फर्म खत्म हो जाए, छोटी फर्म हो जाए, या हमने एक किराने की बड़ी दुकान कर रखी, आज हमें गुमटी में आगे बैठ जाए. ऐसा हम नहीं सोचते, हम हमेशा अपवर्ड सोचते हैं. ठीक है, तो इफ द बिजनेस इज ओपन फॉर द कंटिन्यू इन फ्यूचर देन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइन. ठीक है, टिल द बिजनेस क्लोज. जब तक बिजनेस पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाएगा तब तक आप इसके प्रॉफिट को बता ही नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई द इंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की पूरी लाइफ को, पूरी जो जितने साल वो चलेगा, दैट्स व्हाई द इंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड स्मॉल पार्ट ऑफ पीरियड. छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है. एंड दैट पीरियड जनरली इज फॉर द 12 मंथ. कितने महीने का होता है? 12 महीने का. और 12 महीने का स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से. खत्म कब होता है? 31 मार्च को. जनरली actually when we start any business it will be continue in future. That's why the total net profit cannot be ascertained for the from the business. क्योंकि वो आज स्टार्ट हुआ तो पता नहीं 2050 में बंद होगा कि 2100 में बंद होगा, 2100 में बंद होगा, उससे कोई मतलब नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि फॉर ascertaining net result and for ascertaining the financial position of the business, the entire life of the business will be divided into small part of period, and that period for the 12 month and it will be start from 1st April to 31st March. 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31st मार्च को. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड स्मॉल पार्ट ऑफ पीरियड एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, जो कि जनरली 12 महीने का होता है. कास्ट कंसेप्ट क्या होता है? लागत में उसकी कीमत क्या होगी? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट व्हेन वी परचेज एनी असेट, जब हम किसी असेट को परचेज करते हैं, सपोज दैट की बिल्डिंग,
हमने क्या परचेज किया? बिल्डिंग। बिल्डिंग की कीमत जब हमने परचेज किया था उसकी कीमत थी 20 लाख रुपए। कितनी थी कीमत बेटा? 20 लाख रुपए। लेकिन मार्केट में चेंजेस होने की वजह से, मार्केट में इन्फ्लेशन होने की वजह से, चीज़ों की वैल्यू में कमी और ज़्यादा होने की वजह से आज आपने बिल्डिंग जो परचेज की थी वो 20 लाख रुपए की थी, लेकिन वो बिल्डिंग जहाँ पे थी उधर बगल से हाईवे निकल गया, वो बिल्डिंग 50 लाख की हो गई। तो 1-2 सालों में जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू में ऊपर नीचे होता है, ये जो जब ये परचेज करके आएगी जिसको बोला जाएगा एक्विजिशन प्राइस, कितने में वो परचेज किया गया। ठीक है, ठीक है। बट द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इट विल बी नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, देखो भैया मेरी बात ये है, अगर आप अपने एसेट्स को बढ़ा के दिखाना चाहते हो बढ़ाओ, खुशी खुशी बढ़ाओ, लेकिन बिजनेस का कंसेप्ट कहता है ना बढ़ाओ, थोड़ा रुक जाओ। ज़्यादा बढ़ाओगे एसेट्स तो माना जाएगा आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है। ज़्यादा रिसोर्सेज तभी होते हैं जब आप ज़्यादा प्रॉफिट पाए, और अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हुए हैं तो क्या टैक्स वैक्स दिया कि नहीं दिया, तो फंसने वाला काम नहीं करते। वी आर रिकॉर्डेड द असेट्स इन द बुक ऑन दैट वैल्यू विच एवर इज लेस, मे बी मार्केट वैल्यू, मे बी एक्विजिशन प्राइस। जितने में हम खरीद करके लाए हैं वही वैल्यू हम हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई तो वही कम वाला लिख लेते हैं, अदरवाइज वही जो लिखा वही लिखा रहने देते हैं। हम इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करते। लेकिन सर ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि ठीक है मार्केट से जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको मत रिकॉर्ड करो, बट योर असेट्स विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, your assets will be recorded in the books of account after charging depreciation, after charging depreciation। क्या होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। घिसावट मतलब क्या होता है? मोबाइल फोन तुमने 10,000 रुपए का परचेज कर लिया, ऐसे आया सील तोड़ा और स्टार्ट कर दिया, 2 दिन चलाया, अगर आप उसको बेचना चाहें तो 10,000 की नहीं बिकेगी, बिक जाएगी। अब कोई आपका रिलेटिव हो तो बात अलग है, लेकिन आप जनरली बात की जाए 99% केसेस में तो वो 10,000 की नहीं बिकेगी। 1 महीने यूज कर लिया तो वो 6-7 हज़ार में आ जाएगी। तो 6-7 हज़ार में क्यों आ गई? क्योंकि आपने उसको यूज किया। तो किसी चीज़ को यूज करने पर उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वही होता है घिसावट, उसी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, तो आप समझेंगे। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि असेट्स विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सपोज दैट कि बिल्डिंग 20 लाख की लेकर के आया हो, खुशी खुशी 20 लाख दिखाओ, लेकिन अगले साल ये 20 लाख नहीं कुछ कम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग यूज हुई तो लेस डेप्रिसिएशन। 5,000 50,000 कितने की बिल्डिंग यूज हुई ये आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब कितना इस समय उसकी वैल्यू है कमी होने के बाद। कमी क्यों हुई? क्योंकि वो जो है डेप्रिसिएट हो रही है, वो लगातार यूज हो रही है। एक मशीनरी तुम 10,000 की परचेज करके लाओगे तो अगली साल वो 10,000 की नहीं रह जाएगी, वो यूज हो जाएगी, 8,000 की बचेगी, 7,000 की बचेगी, 5,000 की बचेगी, ऐसे घटती चली जाएगी। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट असेट्स विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। क्या है मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग मतलब मैच करना चाहिए। जैसे आपके ख्यालात हमारे ख्यालात दोनों मैच करते हैं, वैसे ही जो आपने अभी कहा कि सर हम क्या करते हैं बिजनेस के पूरे सेशन को, पूरे इंटायर लाइफ को, होल लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जो ये अकाउंटिंग पीरियड जो 1 साल का है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। कहाँ खत्म होता है? 31 मार्च। मैचिंग कंसेप्ट करता है according to matching concept each and every transaction is directly related to the particular year। suppose that कि किसी को अगर आप मैं खर्चे की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सपेंसेस की बात करूं, तो इन द एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेट टू द ईयर। सपोज दैट कि 2,000 रुपए किसी को आपको क्या देना है? सैलरी देनी है। सैलरी मतलब वेतन, जानते होंगे। तो 2,000 रुपये सैलरी देनी है। अच्छा, अगर ये 12 महीने काम करेगा तो 12 महीने के हिसाब से कितनी सैलरी होगी? 24,000। मतलब इस साल का खर्चा कितना हो गया? 24,000 रुपये। किस फॉर्म में? सैलरी के फॉर्म। वहीं अगर उसने कह दिया कि नहीं भैया मेरे बेटी की शादी है, मुझे 24,000 नहीं, मुझे 50,000 रुपये दे दो, तो उसने क्या ले लिया? एडवांस ले लिया। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि किसी को एडवांस दो देगा तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट कम आएगा, तुम्हारे प्रॉफिट कम आने से मुझे टैक्स कम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया है कि मैचिंग कंसेप्ट का मतलब खर्चा उसी साल से
इनकम उसी साल से मैच करनी चाहिए, ठीक है। जलेबी इंडिया की है तो इंडिया में ही रहने दो, ठीक है। करना क्या है कि भैया 50,000 दिए, चलो ठीक है, हम दिखाएंगे खर्चे में 50,000 और लेस कर देंगे प्रीपेड सैलरी, सैलरी पहले ही दे दिया गया, कितना दे दिया गया 26,000, तो खर्चा हमारा कितना कंसिडर किया जाएगा 24,000 ओनली। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी कि अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट द रेवेन्यू, द एक्सपेंसेस, द इनकम डायरेक्टली रिलेट टू द ईयर, उसी साल से रिलेट करना चाहिए। अगर वो इस साल से रिलेट नहीं करता तो वो अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? आगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो आप कमेंट में करिएगा, मैं जो आपको फिर से जो है उसका अगली वीडियो में जो उसको मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। वैसे भी आप अपने हो। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी काम आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग डुअल एस्पेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले हिंदी सुनिए। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब दोहरा प्रभाव। एक ट्रांजैक्शन का दो जगह प्रभाव, एक डेबिट में जाएगा दूसरा क्रेडिट में जाएगा, एक असेट्स होगा दूसरी लायबिलिटी हो जाएगी। फटाफट कैसे देखो, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच ट्रांजैक्शन हैविंग डुअल अफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इफ वन इज डेबिट देन अदर इज क्रेडिट। सपोज दैट आपने परचेज किया, परचेज गुड्स, क्या परचेज किया? गुड्स, कितने का? 2,000। जब आप 2,000 रुपये का सामान परचेज करेंगे तो आपके पास स्टॉक या सामान तो आ जाएगा, लेकिन इसके बदले में क्या चला जाएगा? कैश, कैश। बात समझाई? अगली बात कर ले थोड़ा सा। हमने कहा कि कैपिटल दिया हमको ओनर ने, किसने दिया? कैपिटल ओनर ने, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो जो मालिक ने हमें कैश में 1 लाख रुपए दिया, ये तो कैश हो गया असेट्स, लेकिन मालिक ने दिया तो कैपिटल, और कैपिटल हुई लाइबिलिटी। सो ईच असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सर पे भरोसा रखिए। करना क्या है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच ट्रांजेक्शन हैविंग डुअल अफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इफ वन इज डेबिट देन अदर इज क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना नोट कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे।